गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था और व्यतिकरण की कुछ शर्तें थी वो भी हमने देखी थी। उसके बाद व्यतिकरण में हमने ये देखा था कि जो फ्रिंजें हैं अपने पास बनती हैं उन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है वो भी अपन ने देखी थी, है ना। और उनमें अपन ने दो बातें देखी थी, उनको मैं रिकॉल कर लेता हूँ वापस से। क्या रिकॉल करना होता है जो अपने काम आएगा थोड़ी देर बाद, आपको फिर से याद दिला दूँ। रिकॉल में क्या था, फ्रिंज चौड़ाई अपने पास थी। क्या थी? फ्रिंज चौड़ाई अपन ने ली थी, बीटा जिसको अपन ने कहा था। ये रेखी चौड़ाई कहलाती है फ्रिंज की, है ना। और इसका मान कितना आया था? लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया था। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात कर भी ली थी। और जो अपने पास थीटा आया था, है ना, थीटा नॉट जिसको मैं कह सकता हूँ, सपोज इसको डेल्टा थीटा भी आपने लिखा है। डेल्टा थीटा बराबर कितना होता है? लेमडा अपॉन डी। ये क्या होती है अपने पास? फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होती है। ठीक है, ये वाली बात है अपने पास। ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। ये भी देखा था कि जो फ्रिंज चौड़ाई वो लेमडा पे डिपेंड करती है। रेड प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश का जो अपने पास तरंग दैर्ध्य वो ज़्यादा होता है, इसलिए अपने पास बीटा भी क्या होता है, उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। और ब्लू जो लाइट होती है उसके लिए कम होती है वेवलेंथ, इसलिए उसकी चौड़ाई भी क्या आती है? कम आती है। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब आगे अपन चलते हैं। श्वेत प्रकाश अगर अपन ले लिया जाए, श्वेत प्रकाश ले लीजिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सपोज आप एक ही वेवलेंथ ले रहे हो, लेमडा ले रहे हो आप रेड के लिए। किसके लिए ले रहे हो? रेड के लिए ले रहे हो सपोज, या ब्लू के लिए या येलो के लिए। लेमडा सपोज येलो के लिए ले रहे हो आप, किसी के भी ले रहे हो। एक कलर हो गया, है ना। इसको क्या कहते हैं? एक वर्णीय। इसका क्या नाम होता है? एक वर्णीय होता है। ये भी एक वर्णीय है। एक वर्णीय का मतलब क्या होता है? एक ही कलर का प्रकाश, एक ही रंग का प्रकाश, यानी उसकी वेवलेंथ एक ही है, इसलिए उसको अपन एक वर्णीय कहते हैं। अगर इस प्रकार का अपन प्रकाश लेते हैं तो क्या स्थिति बनती है अपने पास? जैसे लाल ले लिया तो लाल के ले लिया तो अपने पास फ्रिंजें बनेंगी, ऐसे बनेंगी। उनमें खास बात क्या रहेगी? ये जो फ्रिंज चौड़ाई है ना, ये फ्रिंज चौड़ाई है ना, ये और कौन सी? ब्लैक वाली और ये चमकीले वाली, ये फ्रिंज चौड़ाई क्या रहेगी? समान रहेगी। हमने कल देखा था। तो लाल प्रकाश ले लिया, वेवलेंथ सेम ही है, डी और ये डी अपन चेंज कर नहीं रहे, तो ये क्या मिलेंगी? समान चौड़ाई की मिलेंगी अपन को। ठीक है, समान चौड़ाई की मिलेंगी। चमकीला जो क्षेत्र वो रेड कलर का मिलेगा, बाकी डार्क मिलेगा, फिर रेड कलर, फिर डार्क, समान चौड़ाई की मिलती जाएंगी। ठीक है, येलो है तो येलो कलर की मिल जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, अगर अपन क्या कर लें, मिक्स कर दें, है ना, कलर जो होते हैं उनको मिक्स कर लें, और अपन जैसे सूर्य का प्रकाश लेते हैं सामान्यतः, यानी श्वेत प्रकाश की अपन बात करें, उस स्थिति में क्या होगा? कई बार क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि अगर अपन एक वर्णीय की जगह श्वेत प्रकाश ले ले तो व्यतिकरण प्रतिरूप कैसा बनेगा? तो देखो कैसा बनेगा श्वेत प्रकाश के लिए व्यतिकरण प्रतिरूप। श्वेत प्रकाश में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन व्हाइट लाइट, क्या होगा उसमें? देखो क्या होता है। श्वेत प्रकाश में आप जानते हो कि वेबग्योर आप पढ़ते हो ना, उसमें 7 कलर होते हैं। ये जो श्वेत प्रकाश होता है अपने पास, इसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर अपन मानते हैं। तो 7 वर्णीय प्रकाश हो गया एक तरह से। कितने वर्ण का हो गया? 7 वर्णीय प्रकाश हो गया। अब 7 वर्णीय होने का मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ कितनी हो गई? वेवलेंथ लेमडा 1 से लेकर के कहाँ तक होगी? लेमडा 7 तक। और 7 वाली सपोज ये बैंगनी मानते हो आप, तो ये वाली कौन सी होती है? रेड। ये अगर अपने पास बैंगनी है, हाँ ना, तो ये कौन सा होगा? रेड, लाल प्रकाश होगा। सपोज इस तरह बढ़ता हुआ है वेवलेंथ का मान। ठीक है, अब इसके लिए लेमडा ज़्यादा, यानी लेमडा जो 1 है वो लेस देन है क्या? लेमडा 2, है ना, यानी वायलेट के लिए रेड वाला ज़्यादा है मान, वेवलेंथ का मान। ये स्थिति है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर प्रकाश स्रोत अपन ने यहाँ ले लिया S, उसके सामने S1 S2 ले लिए, S1 और क्या ले लिए? S2 ले लिए। ये अपने पास पर्दा आएगा, स्क्रीन जिसको अपन कह रहे हैं, ये स्क्रीन अपने पास रहेगी। ठीक है, इस स्क्रीन में देखो क्या स्थिति बनेगी। जो सेंट्रल फ्रिंज है, ये सेंट्रल फ्रिंज थी अपने पास। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था? O1, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? O पॉइंट नाम दिया था। अब इस सेंट्रल पॉइंट पर क्या होगा? इस S1 से जो प्रकाश किरणें जाएंगी वो, और इस S2 से जो प्रकाश किरणें जाएंगी वो समान दूरी तय करके जाएंगी।
ठीक है। और समान दूरी तक, देखो नॉर्मली बात ये है कि पथांतर होता है तभी अपने पास और कोई घटना देखने को मिलती है। समान प्रकाश जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। इसलिए क्या होता है कि समान पथ तय करके यहाँ जा रही हैं तो आपको पता है यहाँ सेंट्रल जो फ्रिंज बनेगी, ये सेंट्रल फ्रिंज बनेगी, वो क्या बनेगी, ब्राइट बनेगी। ये अपन ने कल भी बात करी थी, है ना, कि सेंट्रल जो फ्रिंज होती है वो कैसी रहती है, ब्राइट रहती है ना। और ब्राइट होने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास कलर कितने का प्रकाश जा रहा है, 7 कलर का प्रकाश जा रहा है ना, λ 1 से λ 7 तक जा रहा है। अब ध्यान दो, देखो λ 1 वाला जाएगा वो भी इधर से 1 वाला जाएगा, इधर से 1 वाला जाएगा वो भी मिलेगा ही, ठीक है। λ 2 वाला जाएगा, इधर से λ 2 वाला जाएगा, वो भी समान पथ तय करके जाएगा। तो समपोषी व्यतिकरण होता है यहाँ, है ना। λ 7 तक सभी प्रकाश किरणें क्या होंगी, समान पथ तय करके जाएंगी, इसलिए सभी अपना अपना कलर उत्पन्न करेंगी। वहाँ चमकीला कलर, बैंगनी करेगी, जामुनी करेगी, पीला, लाल, जो भी सारे आसमानी, जो भी जितने अपने पास 7 कलर हैं, सातों के सातों अपने यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे। फिर इसका मतलब सातों ब्राइट फ्रिंज वापस मिल गया, यानी 7 कलर का प्रकाश वापस मिल गया, तो क्या मिलेगा, ये बीच वाली फ्रिंज वास्तव में क्या मिलेगी, श्वेत प्रकाश की। क्या मिलेगी, श्वेत प्रकाश। ये जो बीच वाली चमकीली फ्रिंज मिलेगी ना, वो श्वेत प्रकाश की केंद्रीय फ्रिंज जिसको अपन कहते हैं। कौन सी फ्रिंज कहते हैं, केंद्रीय फ्रिंज। ये हमें किसकी मिलेगी, श्वेत प्रकाश की मिलेगी, ठीक है। अब देखो इस सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर मैं एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ सपोज पॉइंट लिया मैंने, है ना, यहाँ पॉइंट लिया, उसका क्या इफेक्ट हुआ, यहाँ पॉइंट लेते देखो क्या होगा, यहाँ पॉइंट लेते ये प्रकाश किरण यहाँ जाएगी और इधर से जो प्रकाश किरण यहाँ जाएगी ये, अब इस पे पथांतर उत्पन्न हो जाएगा। ये m डाला तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा पथांतर उत्पन्न हो गया, चाहे थोड़ा इधर जाओ चाहे थोड़ा सा इधर आओ, यानी ये पॉइंट यहाँ हो चाहे थोड़ा सा इसके इधर हो, सेंट्रल फ्रिंज के थोड़ा सा ऊपर हो चाहे थोड़ा सा नीचे हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, डेल्टा एक्स पथांतर होगा, है ना। और अपन जानते हैं पथांतर कैसे चलता है, एन लेमडा की फॉर्म में या λ/2 के गुणा के रूप में चलता है। किसके फॉर्म में चलता है, λ/2 के गुणा के रूप में चलता है। पहला n का मान कितना आता है, n 0 तो आ गया सेंट्रल फ्रिंज, पहला n का मान 1 आएगा, पहला n का मान कितना आएगा, 1 आएगा, फिर n का मान 2, फिर कितना n का मान 3, फिर 4 5 6 7, आगे के ऑर्डर बढ़ते जाते हैं, है ना। तो शुरुआत वाले ऑर्डर की देखो, शुरुआत वाले ऑर्डर में सपोज अपने पास पथांतर है वो λ/2 होगा। शुरुआत वाला जो अपने पास है उस स्थिति में देखो पथांतर λ/2 का समगुणज 2n, यानी कितना होना चाहिए, n लेमडा। जब पथांतर n लेमडा होगा तो समपोषी व्यतिकरण फिर से होगा। क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा फिर से, या पथांतर है 2n-1 λ/2 होगा तो कौन सी स्थिति होगी, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होगी। अब n तो फिक्स है, n तो 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, यही फिक्स है, यही लेना है, लेकिन लेमडा वेरी कर रहा है। S1 और S2 से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो बैंगनी भी आ जाएगी, बैंगनी से होते हुए लाल भी आ जाएगी। लेकिन आप ये जानते हो कि बैंगनी के लिए जो वेवलेंथ है वो कम है, रेड के लिए क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो पथांतर वाली शर्त है सबसे पहले किसके लिए संतुष्ट होगी, एन लेमडा की फॉर्म में लाल प्रकाश, क्योंकि लाल ज़्यादा ना, इसलिए एन लेमडा सबसे पहले डेल्टा एक्स को संतुष्ट करेगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा को सबसे पहले कौन संतुष्ट करेगा, रेड, है ना। इसलिए अपन कर, क्योंकि बैंगनी का तो बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेमडा ज़्यादा है किसके लिए, लाल के लिए, इसलिए लाल के लिए ज़्यादा होगा पथांतर और जल्दी सेटिस्फाई करेगा पथांतर वाली शर्त को, बढ़ता बढ़ता एन लेमडा तक आएगा, समझ गए। तो बढ़ता बढ़ता एन लेमडा तक जब भी आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले कौन सा प्रकाश होगा, लाल प्रकाश, और सबसे लास्ट में वो पथांतर डेल्टा एक्स के बराबर वैल्यू सबसे लास्ट में किसके पास पहुंचेगी, बैंगनी के पास पहुंचेगी। तो सबसे पहले यहाँ इसके अंदर वाला जो किनारा रहेगा, यहाँ वाला, वो कैसा रहेगा अपने पास, यहाँ ये रेड रहेगा, और जो फ्रिंज बनेगी दूसरी ऊपर वाली वो उसका क्या रहेगा, ये लेड तक पहुँचेगा, यहाँ तक, ऐसे ही ये वाला। तो ऊपर वाली जो फ्रिंज बनेगी, ये जो फ्रिंज बनेगी ऊपर वाली थोड़ी सी, है ना, इसमें अंदर वाला किनारा कितना कैसा रहेगा, लाल, और बाहर वाला कैसा रहेगा, बैंगनी, समझ गए। ये लाल रहेगा और बाहर वाला किनारा कैसा रहेगा, बैंगनी रहेगा।
फिर अब आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या देखो क्या होता क्या है, बीच वाली जो वेवलेंथ है वो इनके एवरेज के आसपास होती है ना। तो अब वो अब जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो वेवलेंथ होंगी किसी, अब ये स्थिति हो जाएगी कई बार कि लाल प्रकाश के लिए तो चमकीली वाली स्थिति बन रही है, पीले के लिए और कोई सी बन रही है, बैंगनी के लिए सपोज काले प्रकाश की स्थिति बन रही है, यानी काली फ्रिंज की स्थिति बन रही है। तो आगे जाकर का जो मामला है ना, आगे वाला मामला, ये वाला रीजन वाला मामला, इस रीजन में क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण समस्या खड़ी ये हो जाती है कि कभी तो किसी के उच्चिष्ट बन रहा है, किसी ने कभी तो किसी के लिए संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, सपोज उस कंडीशन में दूसरे के लिए विनाशी हो रहा है, तीसरे के लिए फिर ऐसा हो रहा है। तो ये स्थितियां बनती जाती हैं और जब इन सब का मिक्सअप हो जाता है तो हमें स्पष्ट अस्पष्ट प्रतिरूप मिलता है। कौन सा प्रतिरूप मिलता है? अस्पष्ट, इधर भी और इधर भी। और इस अस्पष्टता की स्थिति में अपन क्या कहते हैं कि आगे वाला जो प्रकाश है वो फिर से क्या मिलना शुरू हो जाता है? श्वेत प्रकाश। आगे वाला फिर से कैसा मिलना शुरू हो जाता है? श्वेत प्रकाश। इस केंद्रीय फ्रिंज के आसपास वाले रीजन में कुछ कलर की फ्रिंज आपको दिखेंगी और उनसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उस स्थिति में क्या मिलना शुरू हो जाएगा? अस्पष्टता की स्थिति मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि लगभग सेम सी तीव्रता का श्वेत प्रकाश सा मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात आप? ये अपने पास कैसा प्रतिरूप होता है? श्वेत प्रकाश का प्रतिरूप होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप। यानी जब अपन श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो हमेशा श्वेत ही बनती है, उसके अगल बगल वाली फ्रिंजें थोड़ी कलर्ड बनती हैं और उन कलर्ड फ्रिंजों में केंद्रीय फ्रिंज की तरफ जो सिरा होता है, यानी केंद्रीय फ्रिंज से थोड़ा सा चलते ही जो सिरा आता है वो लाल होता है, अंदर का सिरा उन फ्रिंजों का, और बाहरी सिरा कैसा होता है? बैंगनी। और उससे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये क्रम घटता जाता है और साथ साथ अस्पष्टता की स्थिति, यानी लगभग श्वेत प्रकाश मिलना शुरू, एक समान प्रकाशित चित्र लगभग मिलना शुरू हो जाता है। ये अपने पास व्यतिकरण प्रतिरूप होता है इस प्रकार का। तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि आगे तो स्पष्ट मिला ही नहीं, तो हमें फायदा, हमें तो यहाँ कुछ मिला। इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं यहाँ केवल एक ही वेवलेंथ ले लेता, है ना, केवल एक ही लैम्डा ले लेता तो क्या होता? सेंट्रल फ्रिंज बनती, उसके बाद काली बनती और उसके बाद जो बनती वो भी चमकीली बनती, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, और सारी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती, तीव्रता लगभग समान होती। तो अब स्थिति ये आ जाती कि इस बीच ये वाली मैं सेंट्रल मानूं या अगले वाली सेंट्रल मानूं फ्रिंज, या अगली वाली सेंट्रल फ्रिंज मानूं, कौन सी फ्रिंज को मैं सेंट्रल यानी केंद्रीय फ्रिंज मानूं, ये पता करना मुश्किल हो जाता। थोड़ा सा भी गत्ता ऊपर नीचे हो गया मान लो तो अपन को ये नहीं पता रहता कि सेंट्रल फ्रिंज कौन सी, क्यों? सारी चमकीली फ्रिंज एक सी है और एक ही कलर की है सारी, इसलिए उस स्थिति में हमें सेंट्रल फ्रिंज ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, ये श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं ताकि हमें सेंट्रल फ्रिंज श्वेत जो होती है वो मिल जाती है, उसके अगल बगल वाली जो किरणें होती हैं वो मिल जाती, फ्रिंजें होती हैं वो मिल जाती है कलर्ड। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो बीच वाली स्पष्ट बन रही है ये सेंट्रल फ्रिंज है ना। फिर अपन क्या करते हैं, फिर इस एक वर्णीय की जगह और इस श्वेत की जगह अपन एक वर्णीय प्रकाश लेते हैं और फिर अपन उसको नोट करके सेंट्रल फ्रिंज को उसके अगल बगल वाली फ्रिंजें बता देते हैं, उनका ऑर्डर बता देते हैं। समझ गए? ये अपने पास स्थिति होती है श्वेत प्रकाश के लिए। और इस श्वेत प्रकाश की विंडो आपको पता हो कहाँ से कहाँ तक होती है? विद्युत चुंबक की किरणों के स्पेक्ट्रम में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम अराउंड, या इसको आप ऐसा भी लिखते हो 380 नैनोमीटर से कितना 780 नैनोमीटर की जो रेंज होती है वो कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण था जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इस पर आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर अपन और एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, देखें उनमें कैसे आप सॉल्व करते हो न्यूमेरिकलों को। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज ऐसा एक दो पहले भी करवाया था मैंने न्यूमेरिकल, है ना। एक एग्जाम्पल दिया गया, उसमें कहा गया कि E1/E2 यानी दो तरंगें अपने पास हैं और उनका आयाम है वो 3:2 में दिया गया। आपको किस अनुपात में दिया गया है? 3:2 में दिया गया। और आपसे पूछ क्या रहा है? दो चीज़ पूछ रहा है। पहला, अधिकतम आयामों का अनुपात यानी E1 मैक्सिमम या E मैक्सिमम अपॉन E मिनिमम, ये पूछ रहा है एक। तो दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये पूछ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम आयामों का और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा।
ये आपको देखना है। तो देखो जरा क्या थी स्थिति। आयाम के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या था, देखो जरा, ई स्क्वायर क्या था, em1 स्क्वायर, इसको अपन यहाँ E1 कह रहे, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस अल्फा, ये लिया था, है ना। अब इसमें और ये दूसरी वाली स्थिति, इसमें आयाम ही ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस फाई ई मैक्स का मतलब क्या हुआ, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मैक्स होने का मतलब क्या, कॉस अल्फा का मान मैक्सिमम जो 1 होता है ना। कॉस अल्फा का मान मैक्सिमम यानी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ब्रैकेट में अपन ने क्या, कॉस फाई या कॉस सॉरी अल्फा मैक्स कितना 1, तो ये क्या हो गया अपने पास, ई मैक्स E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ई मिनिमम कितना हो गया, ई मिनिमम कॉस फाई -1 होगा मिनिमम, तो माइनस करते ही या माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। दोनों का रेशियो करना है, तो ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम, ई मैक्स कितना, E1 प्लस E2, यानी E1 अगर 2 माने अपन कोई कांस्टेंट के बराबर तो 2, और E2 का मान कितना माने 3, तो कितना हो गया 2 प्लस 3 5 बट्टा 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, इसका होल स्क्वायर 25:1। ये अपने पास क्या आ गया, ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम आ गया। कोई दिक्कत, ये वाली स्थिति अपने पास आ गई। अब ये स्थिति कहाँ आई अपने पास, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, अपन ने कर दी ना गड़बड़, क्या ये अंडर रूट तो नहीं लिखा अपन ने, ये अंडर रूट है ना, तभी मैं सोच रहा था इतना ज़्यादा कैसे आ गया मान, है ना। ये अंडर रूट होने का मतलब क्या हुआ, ये अंडर रूट पहले ही हट गया, तो 5:1 इतना माना है, क्योंकि अंडर रूट चल रहा है ना, अपन ने छोड़ दिया बीच में, है ना। ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 1, ये अनुपात हो गया अपने पास। दूसरा अपने पास तीव्रता का अनुपात क्या होगा, वो देखो, तीव्रता किस अनुपात में होती है अपने पास, ई मैक्स और मिनिमम में, ध्यान दो जरा, यहीं से तीव्रता क्या होती है, ई स्क्वायर के बराबर, तो मैं यहाँ स्क्वायर हटा देता हूँ, वही फॉर्मूला, ये स्क्वायर ई मैक्स स्क्वायर अपॉन ई मिनिमम स्क्वायर, ई मैक्स कितना है E1 प्लस E2 का स्क्वायर, और ई मिनिमम कितना E1 माइनस E2 का स्क्वायर, अभी देखा था, तो कितना हो जाएगा अपने पास 5/1 का स्क्वायर 25:1, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एक जो न्यूमेरिकल आपके पास है नेक्स्ट, वो और देखते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल आपके दिया हुआ है कि आपको एक प्रकाश की विंडो दी गई है 400 से 700 नैनोमीटर के लिए, ऐसा श्वेत प्रकाश का विंडो दिया गया है। दिया गया प्रकाश क्या है, श्वेत प्रकाश दिया गया है कितना, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये कह रहा है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का एक श्वेत प्रकाश आपको दिया गया है। फिर आपसे ये कह रहा है कि इस श्वेत प्रकाश को अगर अपन किसी स्लिट पर आपतित कराते हैं, है ना, और स्लिट की जो चौड़ाई बता रहा है, यानी दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी बता रहा है d, है ना, स्मॉल d, स्लिटों के बीच की दूरी S1 और S2 के बीच की दूरी बता रहा है, वो बता रहा है 0.5 mm। कितनी बता रहा है, 0.5 mm बता रहा है। और जो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है, यानी डबल स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D, वो कितनी बता रहा है 50 सेंटीमीटर। कितनी बता रहा है 50 सेंटीमीटर। और पर्दे पर केंद्रीय भी फ्रिंज से ऊपर जो फ्रिंज बनती है, वो जो y अपन ने लिया था, वो y कितना बता रहा है, ये 1 mm बता रहा है। कहने का मतलब आपको स्थिति क्या दे रहा है कि इसके पास डबल स्लिट वाली स्थिति है, ये S1 है और इसके पास ये क्या है S2 है,
ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 0.5 mm बता रहा है, ये कह रहा है ना। और सामने ये जो पर्दा है, ये पर्दा जो है, इस पर्दे और इसके बीच की दूरी कितनी बता रहा है? 50 सेंटीमीटर, जो जानते अपन कैपिटल डी होती है। फिर क्या कह रहा है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट अपन ने लिया था कल, ध्यान दो जरा, O और कौन सा बिंदु था? O1। तो O1 से कह रहा है कि यहाँ जो फ्रिंज बन रही है ना, ये फ्रिंज कितनी दूरी पर बन रही है? 1 mm। ये 1 mm की दूरी पर बन रही है, ये जो फ्रिंज बन रही है यहाँ से, इस प्रकाश स्रोत से जो फ्रिंज बन रही है, ठीक है, ये स्थिति है। तो फिर ये क्या कह रहा है? इसके लिए कह रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहली बात पूछ रहा है इस mm 1 mm दूरी पर y बराबर दे दिया, इस पॉइंट P पर कौन सी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अनुपस्थित होगा और कौन सी का उपस्थित होगा? दो चीजें पूछ रहा है इस पॉइंट पर। पहली चीज क्या पूछ रहा है? अनुपस्थित तरंग दैर्ध्य, और दूसरा क्या पूछ रहा है? उपस्थित वेवलेंथ पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, अनुपस्थित और उपस्थित दोनों पूछ रहा है, ठीक है। अनुपस्थित होने का मतलब क्या है? अपन देखते हैं कि अगर प्रकाश यहाँ से आपतित कराते हैं तो यहाँ फ्रिंजें बनती हैं, और फ्रिंजें बनती हैं, इसका मतलब क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज, काली फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, काली फ्रिंज। जो ब्राइट है इसका मतलब वो उपस्थित है वहाँ प्रकाश, यानी वहाँ तरंग दैर्ध्य उपस्थित है, और जो काली है इसका मतलब वहाँ उपस्थित है नहीं है, अनुपस्थित है। इसका मतलब अपन यहाँ से चलते ही सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे अपन कि यहाँ अनुपस्थित है, इसका मतलब यहाँ काली फ्रिंज बनेगी। तो काली फ्रिंज बनेगी तो λ/2 का क्या होना चाहिए? विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास अब कल वाली स्थिति आप याद करो कि ये y दिया था आपको, स्मॉल d दिया था, ये स्मॉल d दिया है, और ये कैपिटल D दिया है ना। इनमें क्या संबंध था? और ये जो डेल्टा अक्ष है, ये डेल्टा अक्ष, इनमें क्या संबंध था कल, है ना? क्या स्थिति थी कल? आपने देखा था कि जो अपने पास y आया था वो कितना था? λ/d इंटू डेल्टा अक्ष, यही था क्या? चेक करो, देखिए कल वाली जो स्थिति अपने पास आई थी वो यही थी क्या, है ना? कैसे कि ये जो थीटा अपन ने लिया था बीच वाला, ये y/D था, तो ये y/D था, ठीक है, y/D। इससे साइन थीटा और टेन थीटा आपने बराबर किया था, याद करो देखें। तो इसमें साइन थीटा क्या था अपने पास से? y/sin थीटा, इस वाले समीकरण में ये डेल्टा अक्स अपॉन स्मॉल d आया था, और टेन थीटा कितना आया था? y/D आया था, y/D। दोनों का आपने बराबर किया था थीटा तेल्प होने पर, तो ये किसके बराबर था? y/D, ठीक है। तो डेल्टा y बराबर कितना हो गया? डेल्टा y बराबर d अपॉन स्मॉल d इंटू कितना? डेल्टा एक्स। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, ये जनरल फॉर्मूला था जो आपको याद रखना था, ठीक है। ये स्थिति अपने पास आ गई थी। अब कह रहा है कि यहाँ कौन सी फ्रिंज बने? यहाँ कौन सी फ्रिंज बने? सपोज अनुपस्थित स्पेक्ट्रम के लिए काली फ्रिंज बने। कौन सी फ्रिंज के लिए? काली फ्रिंज के लिए। काली फ्रिंज के लिए आप जानते हो कि डेल्टा अक्स कितना होना चाहिए? 2n-1 λ/2, सीधी सी बात है। तो काली फ्रिंज के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए? 2n-1 λ/2 होना चाहिए पथांतर। ये यहाँ रख दो, तो YNV बनेगी वहाँ। कौन सी काली फ्रिंज बनेगी? NV बन रही है सपोज, तो YN के लिए कितना हो जाएगा? 2n-1 λD/2D। हमें क्या चाहिए? ये लैम्डा चाहिए। तो ये जो लैम्डा n होगा, है ना, ये लैम्डा होगा, ये लैम्डा कितना होगा? यहाँ से 2D इंटू YN अपॉन 2n-1 इंटू कैपिटल D, 2n-1 इंटू कैपिटल D, ये आ गया। YN अपन को दे रखा है ना, एक ही है, फिक्स ही है अपने पास। तो YN तो इसका मतलब YN तो क्या हो गया अपने पास? दिया गया है। YN तो कितना दिया गया? 1 mm, ये तो फिक्स हो गया। D अपन को दिया ही है 0.5 mm,
और अपन को क्या दिया, कैपिटल डी दिया है। तो अपन क्या देखते हैं ऐसी स्थिति में, लेमडा। अब देखो जरा n का मान क्या लिखें, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए n का मान यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 रखते क्या 2 - 1 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, लेमडा 1 कितना बचेगा, 2 इंटू डी का मान 0.5 इंटू 10⁻³ mm है ना, इंटू वाई एन कितना 1 mm, तो 10⁻³ 1 mm बटा वो तो 1 आ गया 2n - 1 इंटू डी कितना है 1 सेंटीमीटर 10⁻², सॉरी 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है, ये स्थिति अपने पास आ गई। तो कितना हुआ 5 दूनी 10, एक तो ये हो गया, इंटू क्या बन गया 10⁻, ये 2 से कैंसिल हुआ, 1 कैंसिल हो गया, -1 बचा, -1 10⁻⁻4 बट्टा 5 बचा, है ना। तो कितना बच गया, इसका मैं अगर भाग लगाऊं तो लगभग 2000 नैनोमीटर आ गया। लेमडा 1 कितना आ गया 2000। n बराबर 2 के लिए क्या स्थिति रहेगी, चेक करो। n बराबर 2 के लिए लेमडा 1 या लेमडा 2 आ गया अब की बार, तो ये ऊपर वाली स्थिति तो क्या बनती है 2 गुणा 10, ये तो एज इट इज़ रहती है, बस यहाँ चेंज होता है। तो 2 ऊपर वाली स्थिति 10⁻⁻ माइनस कितना, और 50 गुणा करोगे तो कितना हो जाए 10⁻⁻4 बटे ये कट गया, तो ये 5 तो बच गया, गुणा में कितना बचा ये 2n - 1 2, तो 2 दूनी 4 - 1 3 का भाग लगा दो, तो 2000 नैनोमीटर में अगर 3 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, लगभग 666 के आसपास बचेगा, 666 पॉइंट कितना 67, एक ही बात है 666.7 नैनोमीटर। तीसरा कौन सा, n बराबर 3 के लिए क्या होगा, लेमडा 3 कितना होगा, ये 10⁻⁻4 तो रहेगा, 10⁻⁻4 अपॉन ये 5 तो रहेगा, गुणा में 2n - 1 3 का मतलब, या 2 रखोगे तो आगे अपने पास 2, 3 का मतलब 3 दूनी 6 - 1 5, 400 नैनोमीटर। ऐसे n बराबर 4 के लिए लेमडा 4 कितना आएगा 10⁻⁻4 अपॉन गुणा 5, ये तो अपने पास सॉल्व किया हुआ पहले से। ये 2n - 1 का 5 4 के लिए 4 दूनी 8 - 1 7, तो कितना 2000/7, कितना 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49 नैनोमीटर, अराउंड 286 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, अब इससे नीचे जाते जाएंगे, n बराबर 5 लेंगे तो और भाग लगेगा, 9 का भाग लगेगा तो वो इससे भी कम आएगा। हाँ, क्या अगला रहा कि अपन ने जो प्रकाश डाला है वो केवल इसी रेंज का है, यानी प्रकाश 700 400 से 700 का है, तो फ्रिंज बनेगी वो 400 से 700 के तक की बन सकती है, इसके बाहर कलर ही नहीं है अपने पास। तो क्या होगा 2000 नैनोमीटर का बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि 400-700 की रेंज में ही नहीं है, अपने ऐसा प्रकाश ही नहीं डाला है तो ऐसा प्रकाश ही नहीं डाला तो प्रकाश आएगा कहाँ इतने नैनोमीटर का। ठीक है, दूसरी 666.7 ये होगा, 700 से क्या कम है ना, इसलिए ये प्रकाश आपको लाल कलर की फ्रिंज आपको वहाँ मिलेगी। 400 का जस्ट 400 के आसपास है, ये मिल जाएगा, ये भी आपको क्या होगा मिल ही जाएगा। ठीक है, अब ये वाला फिर मिलेगा क्या, नहीं, ये वाला नहीं मिलेगा, इसका फिर से ध्यान रखना, ये वाला प्रकाश आपको फिर से नहीं मिलेगा क्योंकि 400 से नीचे आ गए, वो तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कौन कौन सी फ्रिंजें मिलेंगी, अनुपस्थित अगर रहा स्पेक्ट्रम में, अगर अनुपस्थित रहा स्पेक्ट्रम, तो आपको वहाँ पर कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य मिलेगी, ये तरंग दैर्ध्य और इस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है वो अनुपस्थित रहेगा वहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि छिद्र से निकलने वाले प्रकाश में कौन सी तरंग दैर्ध्य की तीव्रता सर्वाधिक होगी। कौन से की सर्वाधिक होने का मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक होने का मतलब ये हुआ कि वहां चमकीली फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज। जो चमकीली फ्रिंज बनेगी उसमें कौन सी वेवलेंथ हो सकती है,
ज़्यादा कौन सी हो सकती है? तो चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा अक्स कितना होना चाहिए? एन लेमडा होना चाहिए। एन लेमडा मतलब यहाँ रखो तो वाई बराबर डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया? लेमडा स्मॉल डी इंटू वाई अपॉन एन इंटू कैपिटल डी। एन का मान 1, एन बराबर 1 तो लेमडा 1 कितना? एन बराबर 1 तो लेमडा 1 डी इंटू वाई, डी कितना है? 0.5 इंटू 10⁻³ गुणा y कितना है? 1 mm 10⁻³ बटा n का मान 1 लिया अपन ने इंटू डी कितना है? 50 गुणा 10⁻²। ये 0 और ये कटा, कितना बचा अपने पास है? ये 2, क्योंकि ये -1 बचा ना, एक 0 गया तो -1, इससे क्या है? -2। ये पॉइंट हटाओगे यहाँ से, इस 5 से ये काटोगे तो ये भी -1 10⁻⁻1 जाएगा, यानी 0.1 जाएगा। कितना जाएगा? 0.1। तो लेमडा 1 कितना हो गया? देखो 0.1 10⁻5 यानी 1 गुणा 10⁻6। तो मैं लेमडा 1 क्या कह दूँ? 1000 गुणा 10⁻9 यानी 1000 नैनोमीटर, जो कि है ही नहीं रेंज में, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। दूसरा n बराबर 2 ले लूँ तो n बराबर 2 के लिए क्या होना चाहिए? लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 बराबर, देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये 1 लिया है तो यहीं चेंज होगा, तो ये कैलकुलेशन तो एज इट इज़ रहेगी। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1000 नैनोमीटर बटा 2 कितना? 500 नैनोमीटर। हाँ ये होगा, ये क्या होगा? होगा उसमें प्रकाश, तो 500 नैनोमीटर वाला प्रकाश वहाँ उपस्थित होगा सर्वाधिक तीव्रता के रूप में। n बराबर 3 के लिए क्या होगा? लेमडा 3, तो 1000, ये तो कैलकुलेशन उतनी रहेगी बट्टा 3, 333.3 नैनोमीटर। ये नहीं होगा, ये तो रेंज से बाहर चला गया, है ही नहीं, प्रकाश तो आएगा कहाँ से? तो सर्वाधिक तीव्रता की जो फ्रिंज मिलेगी आपको उस पॉइंट P पर, वो किसकी मिलेगी? 500 नैनोमीटर की मिलेगी। ध्यान रखना इस बात का। उससे नीचे तो और कम होता जाएगा तो वो प्रकाश मिलेगा नहीं, उससे ऊपर वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे चमकीली फ्रिंज जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी अपने पास से? 500 नैनोमीटर की मिलेगी। और जो अनुपस्थित स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कौन कौन सी मिलेगी? जो अपन को अभी थोड़ी देर पहले मिली थी 666.7, और दूसरी कौन सी? 400 नैनोमीटर की मिलेगी। ये अपने पास था। इस प्रकार के और भी न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व करें, प्रॉब्लम आई तो बताएं। कल अपन नया टॉपिक इसमें अगला स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ तक आपके पास व्यतिकरण था। अब इस व्यतिकरण के जस्ट आगे वाला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे? विवर्तन, है ना, जो भी प्रकाश की तरंगों का ही एक क्या है? गुण है, जिसकी व्याख्या अच्छे से मैथमेटिकल जिसका एनालिसिस था वो फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल दोनों ने किया था अपने अपने तरीके से, वो अपन देखेंगे किस किस प्रकार का होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।